बच्चों, आपको याद है कैसेट कहानी नंबर 11 में जेन टार्जन को छोड़कर चली गई थी। इसके बाद क्या हुआ अब सुनिए। जेन चली गई, उसे छोड़कर चली गई। उन लोगों ने इंतजार तक नहीं किया, जबकि उन्हीं के एक आदमी की तीमारदारी में टार्जन को इतना वक्त लग गया। अब उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कितनी बार उसने सोचा था वो इन लोगों के साथ इनके मुल्क जाएगा, इनकी जबान सीखेगा, इनकी तरह कपड़े पहनेगा और इनके साथ जिंदगी बसर करेगा। वो इंसान था और दूसरे इंसानों के साथ रहना चाहता था। अचानक उसकी मायूसी गुस्से में तब्दील हो गई। अब वो कभी इंसानों से नहीं मिलेगा। वो वापस जाकर अपने गोरिलों के कबीले में शामिल हो जाएगा और न ही कभी वो इस केबिन की तरफ रुख करेगा। लेकिन डार्नो का क्या बनेगा? फिर उसे ख्याल आया, इसके लिए तो जिंदगी बसर करने के लिए केबिन में हर चीज मौजूद है। अब वो डार्नो को भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि ये तमाम चीजें, केबिन और डार्नो, उसे जेन की याद दिलाती थी। डार्नो केबिन में चीजें देखते देखते आगे बढ़ा तो सामने मेज पर उसे 2 लिफाफे नजर आए। एक लिफाफे पर बड़ी बड़ी मर्दाना लिखाई में गोरिलों का टार्जन लिखा हुआ था और दूसरा लिफाफा जो कि बंद था, उस पर भी नाजुक और महीन लिखाई में यही नाम लिखा हुआ था। अरे भाई टार्जन, ये लो, तुम्हारे लिए 2 खत पड़े हैं? टार्जन, टार्जन, टार्जन। डार्नो तेजी से केबिन के दरवाजे तक गया, मगर टार्जन गायब हो चुका था। रेतीले साहिल पर दूर दूर तक किसी भी जिंदा चीज का नामो निशान तक नहीं था। एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ओह माय गॉड, टार्जन भी मुझे अकेला छोड़ गया। टार्जन तेजी से दरख्तों पर झूलता हुआ जंगल की गहराइयों में बढ़ता जा रहा था। रंज, गम, गुस्सा और महरूमी के एहसासात समंदर की लहरों की तरह उसके दिलो दिमाग पर हमला कर रहे थे। उसने अपनी जानवरों जैसी जिंदगी में इन इंसानी जज्बों का सामना पहले कभी नहीं किया था। वो तेजी से केबिन से दूर होता जा रहा था, वही केबिन जिसमें जेन रहा करती थी। जिस्मानी तौर पर वो वहां से बहुत दूर आ निकला था, लेकिन वो उसके ख्याल से कहां भाग सकता था। ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वो थोड़ी दूर जाकर एक दरख्त की शाख पर बैठ गया। वो अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसे शेर की आहट भी सुनाई नहीं दी। एक खौफनाक चीख के साथ शेर ने एक हिरन पर हमला कर दिया। टार्जन लपक कर एक और ऊंची शाख पर चढ़ गया और वहां से शेर का शिकार देखता रहा। फिर उसे ख्याल आया कि इस खौफनाक शेर के सामने डार्नो भी इस हरन जैसा ही बेबस होगा। क्या मैं इंसान हूं या जानवर? क्या मैं दूसरे जानवरों की तरह अपने एक बेबस जख्मी साथी को अकेले मरने के लिए छोड़ दूंगा? क्या मैं अपनी बाकी उम्र इन जानवरों के साथ गुजार सकूंगा? टार्जन ने एक लंबा सांस लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। नीचे शेर ने अपने ताकतवर जबड़े से हिरन को गर्दन से पकड़कर झाड़ियों में घसीट लिया। डार्नो की जब आंख खुली तो सूरज गुरूब हो रहा था। वो उठकर केबिन में दाखिल हुआ और एक राइफल में कारतूस भरकर अपने पास रख ली। फिर उसने वो लिफाफा उठाया जिस पर मर्दानी लिखाई में गोरिलों का टार्जन लिखा हुआ था। उसने खत खोलकर पढ़ना शुरू किया। गोरिलों के टार्जन, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें अपना केबिन इस्तेमाल करने दिया। अलबत्ता इस बात का अफसोस जरूर है कि आपने हमें मिलने का मौका ही नहीं दिया और हम आपका ज़बानी शुक्रिया अदा ना कर सके। हम आपकी सारी चीजें वैसी ही छोड़े जा रहे हैं। अगर आपको वो अजीब व गरीब सफेद आदमी मिले जिसने कई बार हमारी जान बचाई और जो रोज हमारे लिए खाना मुहैया किया करता था, उसका भी शुक्रिया अदा कर दीजिए। हम 1 घंटे में रवाना होने वाले हैं और फिर कभी नहीं लौटेंगे। हम आप दोनों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपकी मदद और मेहरबानियां हम सारी उम्र नहीं भूल सकेंगे। फकत आपका विलियम क्लेटन। और फिर कभी नहीं लौटेंगे। ओह माय गॉड। ये कहते हुए डार्नो निढाल होकर बिस्तर पर गिर गया। 1 घंटे के बाद उसे एक आहट सुनाई दी। यूं लग रहा था कि जैसे कोई जानवर केबिन में दाखिल होने। तो बहुत जख्म लगते। मैं ठीक हूं।
डार्नो ने उसे वो 2 लिफाफे दिए जिन पर टार्जन का नाम लिखा हुआ था। पहला खत जेन का था। उसने पढ़ना शुरू किया। टार्जन खत पढ़कर देर तक सोचता रहा। इस खत से यह जाहिर था कि जेन को यह मालूम नहीं कि टार्जन और वो लॉकेट वाला सफेद देव एक ही शख्स हैं। खत से यह भी पता चलता था कि जेन भी उस सफेद देव यानी टार्जन को पसंद करती है। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो वाकई उसको पसंद करती तो इस तरह उसको छोड़कर न जाती, बल्कि उसका इंतजार करती। टार्जन को एहसास नहीं था कि जाने से पहले रुकने के लिए जेन ने कितना जोर लगाया था। लेकिन हम कैसे जा सकते हैं? लेफ्टिनेंट डार्नो का भी कुछ पता नहीं चला, और वो हमारा जंगली दोस्त भी उन्हें ही बचाने गया है। उन्हें आने तो दीजिए कैप्टन, प्लीज कैप्टन। आपको कैसे मालूम है कि वो लेफ्टिनेंट डार्नो को बचाने गया है? वो गोलियों की आवाज सुनते ही उसी तरफ भाग गया था। मुझे यकीन है कि वो डार्नो को ही ढूंढने गया था। हो सकता है कि आपके बेचारे दोस्त को भी आदमखोरों ने मार डाला हो। आप उसे जानते नहीं, कोई इंसान या हैवान उसे मार ही नहीं सकता। अच्छा, फिर तो हमें थोड़े दिन ठहरना पड़ेगा। मैं ऐसे जबरदस्त इंसान को देखना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम उनकी वापसी का 1 हफ्ते तक इंतजार करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। फिर हमें भी अपनी ड्यूटी पर वापस पहुंचना है। ठीक है कैप्टन, थैंक यू। 1 हफ्ता और। 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन जेन का जंगली दोस्त वापस नहीं आया। जहाज के कप्तान ने ऐलान कर दिया कि अगले रोज जहाज रवाना हो जाएगा। प्लीज कैप्टन, प्लीज थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? शायद वो आजकल में आ जाए। विलियम, प्लीज आप भी इनसे कहें ना। जेन, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन अब वाकई कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। अगर उन्हें आना होता तो अब तक आ चुके होते। डैडी, प्लीज डैडी। बेटी, हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि वो नहीं आएंगे। हमें अब इन लोगों को और नहीं रोकना चाहिए। इन्हें भी अपने मुल्क वापस पहुंचना है। ठीक है कैप्टन, हम कल जाने के लिए तैयार हैं। जेन इससे आगे कुछ न कह सकी, लेकिन चलते वक्त वो अपने दोस्त के लिए एक खत छोड़ गई जो टार्जन को डार्नो ने अब दिया था। 1 हफ्ते में टार्जन का जख्म भर गया। इस दौरान वो डार्नो के साथ बातचीत करने की मशक करता रहा। इस तरह टार्जन खासी रवानी से बोलने लगा। दोस्त, ये बाल्टीमोर कहाँ है? बाल्टीमोर अमेरिका का एक शहर है। और अमेरिका कहाँ है? अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है जो यहाँ से हजारों मील दूर है। क्या हम वहां नहीं जा सकते? मुश्किल है। क्यों? क्या मुश्किल है? भाई, वहां पहुंचने के लिए हजारों मील का समुद्री सफर करना पड़ता है। उसके लिए समुद्री जहाज या कश्ती चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये बताओ, क्या इस मुल्क अफ्रीका में भी सफेद इंसान रहते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल रहते हैं। कहाँ? ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये देखो, ये पूरी दुनिया का नक्शा है, समझे? और ये है अफ्रीका जहां हम हैं, और ये इस जगह समंदर के किनारे सफेद लोग बसते हैं। इन लोगों के पास समुद्री जहाज हैं? जरूर हैं। ठीक है, हम कल ही इस जगह के लिए रवाना हो जाएंगे। मगर टार्जन, ये जगह यहां से बहुत दूर है। कोई बात नहीं, मैं अब इस जंगल में नहीं रहना चाहता। मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। भाई, इस जंगल से तो मैं भी निकलना चाहता हूं। अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर हम ये सफर कर सकते हैं। लेकिन ये बताओ कि तुम बगैर पैसों के अमेरिका कैसे पहुंचोगे? पैसे? वो क्या होता है? भाई टार्जन, तुम्हें तो अमेरिका पहुंचने से पहले बहुत कुछ सीखना है। ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूं। डार्नो ने उस शाम टार्जन को बाहर की दुनिया के बारे में बहुत सी बातें बताई। इंसानों के लिबास, उनके खाने पीने का तरीका, रहना सहना, ये सब बातें टार्जन ने बहुत गौर से सुनी। और अगले दिन से उसने छुरी कांटे से खाने की मशक शुरू कर दी। दूसरी सुबह ये लोग सफर की तैयारी कर रहे थे कि टार्जन ने एक दराज में से एक किताब निकाली और डार्नो को दी। डार्नो, दोस्त, ये बताओ कि ये किताब किस जबान में लिखी हुई है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। दिखाओ। ये लो। भाई, ये किसी अंग्रेज जॉन क्लेटन की डायरी है और फ्रांसीसी जबान में लिखी गई है। जभी तो मैं इसे नहीं पढ़ सका था। लेकिन एक अंग्रेज ने अपनी डायरी फ्रांसीसी जबान में क्यों लिखी? इंग्लिस्तान में अब भी ये रिवाज है कि वहां के पढ़े लिखे और आला खानदान के लोग अंग्रेजी के अलावा फ्रांसीसी भी बोलते और लिखते हैं।
जॉन क्लेटन भी किसी आला खानदान से होगा। अच्छा, क्या लिखा है इस डायरी में? डार्नो ने डायरी पढ़ना शुरू की। उसमें वो तमाम वाकयात लिखे थे जो जॉन क्लेटन और एलिस को पेश आए थे। डायरी में जब एक नन्हे मुन्ने बच्चे का जिक्र आया तो डार्नो की नजर बेख्तियार टार्जन की तरफ उठ गई। जब उसने आगे पढ़ा तो देखा कि एक सफे पर 4 नन्ही नन्ही उंगलियों और एक अंगूठे का निशान है। एलिस, एलिस, मेरी डायरी कहाँ है? ये अरे ये क्या? देखो मुन्ने ने क्या किया, हाथ पे स्याही मलकर मेरी डायरी पर उंगलियों के निशान लगा दिए। शरीर कहीं का। जब डार्नो डायरी पढ़ चुका तो उसने टार्जन से पूछा, अच्छा टार्जन, ये बताओ कि तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि तुम इस जंगल में कैसे आए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, सिर्फ इतना याद है कि मेरी माँ काला एक गोरीली थी, उसी के साथ आया हूँगा। और तुम्हारा बाप? बाप को मैंने कभी नहीं देखा। मेरी माँ ने बताया था कि वो एक सफेद गोरीला था और उसके जिस्म पर बाल नहीं थे। नहीं, मैं नहीं मानता कि तुम्हारी माँ गोरीली थी। देखो ना, अगर ऐसा होता तो तुम्हें गोरीलों का कुछ तो असर होता। तुम तो इंसान हो और लगता है कि किसी आला खानदान की औलाद हो। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि तुम इसी जॉन क्लेटन के बेटे हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। इसलिए कि उनके बच्चे की हड्डियों का ढांचा उनके अपने ढांचों के साथ ही मिला था। उसे प्रोफेसर पोर्टर और विलियम ने उसके माँ बाप के साथ ही दफनाया था। खैर, मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। यूं करते हैं कि इस डायरी को भी साथ लिए चलते हैं। पेरिस में मेरा एक दोस्त है, वो उंगलियों के निशान पढ़ने में माहिर है। हाँ, हम उसे ये डायरी दिखाएंगे। ठीक है। अब वही बता सकेगा कि तुम जॉन क्लेटन के बेटे लॉर्ड ग्रेस्टोक हो या नहीं। लॉर्ड ग्रेस्टोक? हाँ भाई, अगर तुम वाकई जॉन क्लेटन के बेटे साबित हो गए तो तुम इंग्लिस्तान में एक बहुत बड़ी जागीर के वारिस और एक बहुत बड़े नवाब होगे। चलो अब चलते हैं, देर हो रही है। लो ये बंदूक लो, मैं बाकी सामान उठाता हूँ। चलो चलें। चलो आओ। और इस तरह डार्नो और टार्जन एक करीबी बंदरगाह के लिए रवाना हो गए। टार्जन, ठहरो भाई, जरा आहिस्ता चलो। अरे दोस्त, मुझे तो इससे भी तेज चलने की आदत है। मैं तो तुम्हारी वजह से आहिस्ता चल रहा था। अच्छा एक बात बताओ। क्या? बोलो। जब तुम लोग इतने कमजोर हो तो इंसानी नस्ल अब तक जिंदा कैसे? एक शेरनी तुम जैसे हजारों इंसानों को खत्म कर सकती है। भाई, जब तुम इंसानों की बनाई हुई इमारतें, शहर और जहाज देखोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि दिमाग की ताकत जिस्म की ताकत से कितनी ज्यादा होती है। हाँ। इंसान बगैर हथियार के शेर से नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर उसके पास बंदूक हो तो वो अकेला 10 शेरों को मार सकता है। हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो। मैं कभी इस जंगल में जिंदा ना रह सकता अगर मेरे पास दिमाग ना होता। करचाक और तुबलाक दोनों मुझसे बहुत ताकतवर थे, लेकिन मैं अपनी अक्ल और ताकत दोनों से लड़ता था, इसीलिए जीत जाता। खैर, अब तो हम यहां से जा रहे हैं, वरना मैं तुम्हें एक रोज गोरिलों का पड़ाव जरूर दिखाता, और वो बक्स भी दिखाता। बक्स? कौन से बक्स? टार्जन ने डार्नो को बताया कि किस तरह उसने स्नाइप्स के सारे बक्स जंगल में दबा दिए थे। मेरा ख्याल है ये वही खजाना है जिसकी तलाश में प्रोफेसर पोर्टर यहाँ आए थे। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, वापस जाकर वो बक्स ले आएं। नहीं टार्जन, नहीं, अब हम काफी दूर आ गए। वापस जाने में बहुत वक्त लगेगा और फिर इतने सारे बक्स उठाने मुश्किल होंगे। हम बंदरगाह पर पहुंचकर एक कश्ती लेकर वापस आ जाएंगे और खजाना ले जाएंगे। पता नहीं बेचारे प्रोफेसर का क्या हाल है। उधर बाल्टीमोर में प्रोफेसर पोर्टर का वाकई बुरा हाल था। जिस आदमी से उन्होंने खजाना तलाश करने के लिए कर्जा लिया था, वो रोज अपने पैसे वापस मांगने के लिए आ जाता था। मैं कुछ नहीं जानता प्रोफेसर, या तो मुझे खजाना दो, और अगर वो नहीं तो वो पैसे वापस करो जो मैंने तुम्हें खजाना ढूंढने के लिए कर्ज दिए थे। मगर वो तो कई हजार रुपए हैं, मेरे पास इतना पैसा कहाँ है? ये पहले सोचा होता। वैसे एक रास्ता और है। वो क्या? वो ये कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। ये नामुमकिन है। तुम उस
سے दुगनी उम्र के आदमी हो। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी पर ये जुल्म नहीं कर सकता। तो फिर मेरी रकम वापस कर दो। खामोश क्यों हो गए? कहने को क्या रह गया है, तुम बहुत संग दिल हो केंडलर। अरे अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन याद रखो, अगर तुमने मेरी शर्त पूरी न की तो ऐसा जलील कराऊंगा कि सारी उम्र याद रखोगे। अच्छा, मुझे कुछ मोहलत तो दो। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीना और देता हूं, मगर इससे ज्यादा नहीं। खुदा हाफिज। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं अंकल? कौन? विलियम, आ जाओ बेटे, आ जाओ बेटे, आओ आओ। क्या बात है अंकल? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बात क्या होगी, आज केंडलर फिर आया था, धमकियां दे रहा था। आज एक नई शर्त लगा कर गया है। कैसी शर्त? कि अगर मैंने उसकी रकम 1 महीने के अंदर अदा ना की तो मुझे जेन की शादी उससे करना होगी। कम पुट्ठा, शर्म नहीं आती उसको? अंकल, आप उसकी बात नहीं मानेंगे ना? आपको मालूम है मैं जेन से... हाँ बेटे, मुझे मालूम है। मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि जेन की शादी तुमसे हो, लेकिन अब... अंकल, इस सिलसिले में अगर मैं कुछ मदद कर सकूं, मेरा मतलब है कि कुछ रकम... नहीं विलियम, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कर्जा मैंने लिया है, मैं खुद चुकाऊंगा। फिर अंकल आप क्या करेंगे? फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जेन को लेकर कुछ दिन के लिए गांव चला जाऊं। वो भी आजकल बहुत परेशान है, शायद जब तक कोई सूरत निकले। अंकल, एक वादा कीजिए, अगर केंडलर से आपकी जान छूट गई तो आप जेन का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे? विलियम, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर ये मुसीबत टल गई तो वही होगा जो तुम चाहते हो, और वादा ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू। उधर टार्जन और डार्नो कई दिन के सफर के बाद एक बंदरगाह पर पहुंचे। यहाँ एक अच्छा खासा शहर आबाद था, समंदर में जहाज खड़े थे और किनारे पर इंसानों का हुजूम था। टार्जन ये सब देखकर पहले तो बहुत घबराया, मगर फिर डार्नो के बताने पर वो इंसानों की तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह खाना खाना और बातचीत करना भी सीख गया। अब वो लोगों में आसानी से घुल मिल जाता था और कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ये खूबसूरत इंसान जो उनके साथ रहता है सिर्फ 2 महीने पहले घने जंगलों में नंग धड़ंग दरख्तों पर छलांगे लगाता और जानवरों के कच्चे गोश्त से पेट भरा करता था। डार्नो ने बंदरगाह पर पहुंचते ही अपनी हुकूमत को तार दे दिया था और अपने बैंक से रुपए भी मंगवा लिए थे। फिर उन्होंने एक कश्ती किराए पर ली और वापस उसी साहिल पर पहुंचे जहां जॉन क्लेटन का केबिन था। टार्जन फौरन अपना जंगली लिबास पहनकर उस जगह के लिए रवाना हो गया जहां खजाना दबा हुआ था। अगले रोज टार्जन सारे बक्स लेकर वापस आ गया और सारा सामान कश्ती पर लादकर ये लोग वापस बंदरगाह पहुंच गए। यहां से उन्होंने एक फ्रांसीसी समुद्री जहाज के टिकट लिए और चंद दिन बाद पेरिस पहुंच गए। अब टार्जन अमेरिका जाने के लिए बेचैन था, लेकिन डार्नो ने उसे चंद रोज के लिए रोक लिया ताकि वो अपने दोस्त को जॉन क्लेटन की डायरी दिखा सके। पेरिस की चहल पहल और रौनक देखकर टार्जन शुरू में बहुत घबराया। ओह, इतने ऊंचे ऊंचे घर और ये क्या चीजें हैं? देखा टार्जन, इंसान ने अपना दिमाग कैसे कैसे इस्तेमाल किया। ये मोटर कार है, इसमें बैठकर हम तेजी से जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं। आओ आओ आओ, डरो नहीं, अंदर बैठ जाओ। अरे ये तो बहुत तेज भागती है, नोवा से भी ज्यादा तेज। हम कहाँ जा रहे हैं? भाई, हम उस दोस्त के पास जा रहे हैं जो तुम्हारी उंगलियों के निशान देकर बता सकेगा कि तुम जॉन क्लेटन के बेटे हो या नहीं। ओहो दोस्त, तुम क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? नहीं नहीं टार्जन, नहीं। न जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि मेरा अंदाजा सही है और तुम वही बच्चे हो जिसका जिक्र
जॉन क्लेटन ने अपनी डायरी में किया। इसके सिवा तुम्हारा उस जंगल में पहुंच जाना कैसे मुमकिन हो सकता है? खैर छोड़ो, अभी मालूम हो जाएगा। जी फरमाइए। मिस्टर पियर मौजूद हैं? मैं उनका दोस्त पॉल डॉर्नो हूँ। अरे आप जिंदा हैं? हम तो समझे थे कि आप जी हाँ, वो खबर गलत थी। ये मेरे दोस्त मिस्टर टार्जन हैं। इन्होंने ही ऐन वक्त पर मेरी जान बचाई थी। मुझे मिस्टर पियर से कुछ काम है। वो तो छुट्टी पर हैं। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं उनका असिस्टेंट हूँ। हमें कुछ मालूम करना था। जी आइए आइए, बैठिए ना। दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या किसी इंसान की उंगलियों के निशान बदल भी सकते हैं? जी नहीं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान की उंगलियों के निशान एक ही रहते हैं। अलबत्ता वो बड़े जरूर हो जाते हैं। अच्छा जनाब, क्या आप अभी मिस्टर टार्जन की उंगलियों के निशान ले सकते हैं? क्यों नहीं, अभी लीजिए। मिस्टर टार्जन, आप अपने दोनों हाथ की उंगलियां और अंगूठे इस शीशे पर लगी स्याही में डुबोकर इस कार्ड पे रख दीजिए। टार्जन ने अपनी उंगलियों के निशान उतरवाए। फिर डार्नो ने जॉन क्लेटन की डायरी का वो सफा निकाला जिस पर एक नन्हे बच्चे की उंगलियों के निशान थे। अच्छा जनाब, अब ये बताइए, क्या ये निशान टार्जन की उंगलियों के निशानों से मिलते हैं या नहीं? लगते तो एक ही इंसान के हैं, लेकिन मैं यकीनी तौर पर नहीं कह सकता। ये तो मिस्टर पियर ही आकर बताएंगे। असल माहिर तो वही हैं। लेकिन वो कब आएंगे? उनकी छुट्टी 2-3 रोज में खत्म होने वाली है। जैसे ही वो आएंगे मैं ये नमूने उन्हें दिखा दूंगा। लेकिन मिस्टर टार्जन तो कल अमेरिका चले जाएंगे। आप मुझे अमेरिका में उनका पता बता दें, मैं उन्हें तार के जरिए इत्तला कर दूंगा। हाँ ये ठीक है टार्जन, तुम इन्हें बाल्टीमोर का पता दे दो। दूसरे दिन टार्जन अमेरिका के लिए रवाना हो गया। बाल्टीमोर पहुंचकर वो सीधा प्रोफेसर पोर्टर के मकान पर पहुंचा। जी फरमाइए। वो देखिए, प्रोफेसर पोर्टर हैं? जी नहीं, वो अपने गांव गए हुए हैं। और जेन? वो भी उनके साथ गई है। अरे उन्हीं की वजह से तो सब गए हुए हैं। क्यों, क्या हुआ? जेन ठीक तो है ना? ठीक ही है बेचारी। लेकिन आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा नाम टार्जन है और मैं... टार्जन? अरे आप टार्जन हैं? आइए आइए मिस्टर टार्जन, अंदर आइए, तशरीफ लाइए। अरे आपके तो हम पर बड़े एहसानात हैं। बैठिए ना, बैठिए। ये बताइए, आपके लिए चाय लाऊं या ठंडा? नहीं नहीं, रहने दीजिए। ये बताइए कि सब खैरियत है ना? अरे खैरियत क्या होगी, वो कमबख्त कैनलर। कौन? अरे वही मनहूस बुढ़ा जिसने प्रोफेसर को खजाना ढूंढने के लिए पैसे कर्ज दिए थे, अब हाथ धोकर जेन के पीछे पड़ गया है। क्या मतलब? कहता है या तो मेरे पैसे दो या जेन से मेरी शादी कर दो। खबीस कहीं का। अगर कल तक प्रोफेसर ने रकम न दी तो वो पादरी लेकर पहुंच जाएगा। आप ऐसा कीजिए, मुझे उनका पता दे दीजिए, मैं फौरन उनसे मिलना चाहता हूँ। पता? ये रहा उनका पता। अगर आप कुछ कर सकें तो जेन की जान छूट जाएगी। टार्जन ये सुनते ही प्रोफेसर के गांव रवाना हो गया। उधर गांव में प्रोफेसर और विलियम उदास बैठे थे। आज कैनलर अपने पैसे वापस मांगने के लिए आ रहा था। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कैनलर को क्या जवाब दूंगा। और इस दफा आप उसे टाल भी नहीं सकते। मैं अपनी नाजुक सी बच्ची के बारे में सोचता हूँ तो... जैन है कहाँ? वो पीछे दरख्तों का झुंड है, वहां गई है। आज वो बहुत उदास है। ओह, शायद कैनलर आ गया। प्रोफेसर पोर्टर? जी जी, आप? जी, मेरा नाम टार्जन है। टार्जन? ओह टार्जन, अच्छा अच्छा, आप है टार्जन। भाई बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ये है मिस्टर विलियम क्लेटन। मैं सोच ही रहा था कि मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है। भाई इन्होंने जंगल में हमारा कितना ख्याल रखा था। जी, जी। भाई अगर टार्जन साहब वहाँ ना होते तो हम जिंदा वापस नहीं आ सकते थे। लेकिन जंगल में तो आप बातचीत नहीं कर सकती थी ना? जी हाँ, ये एक बहुत लंबी कहानी है। विलियम, भाई जेन को बुला कर लाओ, वो भी इनसे मिलना चाहती थी। जेन कहाँ है? वो जरा दरख्तों की तरफ गई है। लेकिन उस तरफ से तो बहुत धुआं आ रहा है। लगता है कहीं आग लगी है। अच्छा, घर के अंदर पता ही नहीं चला। चलिए जेन का पता करें। अरे
ये तो बड़ी जबरदस्त आग लगी हुई है। अरे मेरी बच्ची! टार्जन तेजी से दरख्तों की तरफ भागा। प्रोफेसर विलियम कई सौ गज पीछे रह गए। दरख्तों में पहुंचते ही टार्जन को यूं लगा जैसे वो वापस अपने जंगल में पहुंच गया है। वो फौरन एक दरख्त पर चढ़ा और शाखों से लटकता हुआ आगे बढ़ने लगा। जेन! 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 मैं यहाँ हूँ मैं। टार्जन फौरन उसकी आवाज की तरफ बढ़ा और जब जेन ने उसे आते देखा तो हैरत और खुशी के मारे उसका मुंह खुला रह गया। जेन को यूं लगा जैसे कि वो भी वापस जंगल में पहुंच गई है और उसका जंगली दोस्त फिर उसको बचाने के लिए आ रहा है। टार्जन जेन के पास पहुंचकर जमीन पर कूदा। जेन, जेन, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। इस तरफ आग कम थी इसलिए मैं भागकर इधर आ गई। अरे, तुम तो बोल सकते हो, मगर तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुमसे मिलने आया हूँ जेन। पहले मैं समझता था कि सिर्फ मैं ही तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हारा खत पढ़ा तो... जो मैंने गोरिलों के टार्जन को लिखा था? हाँ जेन, मैं ही गोरिलों का टार्जन। क्या? मुझे मालूम था कि तुम ये सुनकर बहुत हैरान होगी। बताओ जेन, बताओ, क्या तुम मेरे साथ... पहले तुम बताओ, जंगल में जब तुम मुझे केबिन के पास छोड़कर गए थे तो वापस क्यों नहीं आए? डार्नो जब मुझे मिला तो वो बहुत जख्मी था। मैं उसकी देखभाल करता रहा। मैं जानती थी तुम उसे बचा लोगे, इसीलिए तो मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। अब मैं आ गया हूँ जेन। क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? शादी? टार्जन, मैं जो चाहती हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर कैनलर... उसकी तुम फिक्र न करो, उससे मैं निपट लूंगा। इतनी देर में प्रोफेसर और विलियम भी उन तक पहुंच गए। जेन, जेन, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। मिस्टर टार्जन, ये आपका हम पर एक और एहसान है। शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ, मैं तो घबरा गया था। हाँ भैया, आओ, बाकी बातें घर पहुंचकर होंगी। लेकिन जब वो घर पहुंचे... हेलो प्रोफेसर कैनलर, तुम... क्या बात है, मुझे देखकर खुश नहीं हुए? बताओ, रत्न का बंदोबस्त हो गया या नहीं? वो बंदोबस्त तो अभी नहीं हुआ, लेकिन... कोई बात नहीं, मैं पादरी साथ लाया हूँ। आप शादी की तैयारी कीजिए। मिस्टर कैनलर, आप कुछ दिन और इंतजार नहीं कर सकते? जी, इंतजार काफी हो चुका, अब मैं और नहीं ठहर सकता। ये कहकर कैनलर ने जेन का बाजू पकड़ लिया। ये देखते ही टार्जन ने कैनलर को एक हाथ से पकड़कर उठा लिया और यूं झंझोड़ा जैसे बिल्ली चूहे को झंझोड़ती है। ये कौन है? बचाओ, बचाओ! टार्जन, टार्जन, इसे छोड़ दो। टार्जन, टार्जन, इसे छोड़ दो। नहीं प्रोफेसर, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टार्जन, प्लीज मेरी खातिर इसे छोड़ दो। नहीं नहीं, ऐसे इंसान को जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। ये जंगल नहीं है टार्जन, यहाँ और कानून होते हैं। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं टार्जन, प्लीज मेरी खातिर, मेरी खातिर। अच्छा, आप कहती हैं तो छोड़ देना। जा बुड्ढे, तुझे माफ किया। अब अपनी मधुर सूरत यहाँ कभी न दिखाना। जा, चला जा। जाता हूँ, मगर मेरे पैसे... मिल जाएंगे, एक एक पाई मिल जाएगी। चल अब जा यहां से। शुक्र है कि बला टल गई। अंकल, ये बला तो टल गई, लेकिन आपको अपना किया हुआ वादा तो याद है ना? हाँ भाई, बिल्कुल याद है। फिर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जेन से बातें करूं? हाँ बेटे, मेरी इजाजत है। किस बात की इजाजत? आइए जेन, मेरे साथ आइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। चलिए। कहिए, क्या कहना है आपको? जेन, वो बात ये है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे? जी हाँ, आपसे।
प्लीज जेन, इनकार ना कीजिएगा। मैं बहुत दिन से ये बात कहना चाह रहा था, लेकिन कैंडलर की वजह से खामोश था। अब रास्ता साफ हो गया है। विलियम, आप एक अच्छे आदमी हैं। आपने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है, लेकिन मैं आपसे... यकीन कीजिए, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। मेरे पास बहुत जायदाद है। मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। वो तो ठीक है विलियम, लेकिन मैं डैडी से बात करूंगी। वो राजी हैं, बल्कि मुझसे वादा कर चुके हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि किया हुआ वादा तोड़ा नहीं जाता। इसीलिए तो कह रहे थे कि मेरी तरफ से इजाजत है। अच्छा, अगर डैडी ने आपसे वादा कर ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। उनका फैसला मुझे मंजूर है। ओ जैन, शुक्रिया शुक्रिया जैन, शुक्रिया। उधर कमरे में प्रोफेसर टार्जन को समझा रहे थे। टार्जन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कैंडलर बहुत जलील आदमी है। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए प्रोफेसर। जो खजाना ढूंढने के लिए उसने आपको रकम कर्ज दी थी, वो खजाना मिल चुका है। और टार्जन ने खजाना मिलने का पूरा किस्सा प्रोफेसर को सुनाया। तमाम खजाना डार्नो ने आपके नाम बैंक में जमा करा दिया है। बेटे, मैं तुम्हारे एहसान तमाम उम्र नहीं चुका सकता। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। वो हाँ, अगर आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। हाँ, बताओ बताओ। मैं जैन से शादी करना चाहता हूं। क्या बात है, आप चुप क्यों हो गए? वो बेटे, मैं विलियम से जेन की शादी का वादा कर चुका हूं। फिर क्या हुआ? आप इनकार कर दें? नहीं बेटे, हम लोग अपनी जबान से नहीं फिरते। फिर विलियम हर लिहाज से जेन के लिए अच्छा शौहर साबित होगा। तुम्हें मालूम है कि विलियम लॉर्ड ग्रेस्टोक है और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी जागीर का वारिस है। वो मेरी बेटी को बहुत ज्यादा आराम से रख सकेगा। अंकल जेन ने हाँ कर दिए। और भाई टार्जन, ये तुम्हारे लिए बाल्टीमोर से एक तार है। तार? टार्जन ने लिफाफा चाक किया और पढ़ना शुरू किया। तार डार्नो ने पेरिस से भेजा था। लिखा था, टार्जन, तुम्हारी उंगलियों के निशान और जॉन क्लेटन के बच्चे के निशान एक हैं। तुम लॉर्ड ग्रेस्टोक हो, मुबारक हो। अगर मैं इनको ये बता दूं कि असल में लॉर्ड ग्रेस्टोक मैं हूं, तो विलियम से सब जायदाद और जागीर छिन जाएगी। और जेन, फिर वो उसके साथ कैसे खुश रह सकेगी? क्या मैं इन्हें बता दूं कि मेरी असलियत क्या है? क्या हुआ टार्जन? टार्जन, क्या हुआ? खैरियत तो है? जी हाँ, खैरियत है। किसका तार है टार्जन? क्या जंगल से किसी गोरिले ने खैरियत पूछी है? और हाँ भाई, तुमने अब तक हमें ये नहीं बताया कि तुम उस भयानक जंगल में कैसे पहुंचे थे और तुम्हारे माँ बाप कौन थे? मैं जंगल ही में पैदा हुआ था। मेरी माँ एक गोरीली थी। बाप को मैंने कभी नहीं देखा। बच्चों, ये था टार्जन की जिंदगी का पहला हिस्सा। इसके बाद क्या हुआ? क्या टार्जन वापस जंगल चला गया? जेन ने किससे शादी की? टार्जन की बकिया जिंदगी के हालात हम आइंदा फिर कभी आपको किसी कैसेट में सुनाएंगे।